अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं स्टार अहमद कसाना। वंस अगेन आपको ईद मुबारक। आज तीसरा दिन है। अल्लाह ताला आपकी ईद को कबूल करे, आपकी इबादत को कबूल करे और आपकी कुर्बानी को कबूल करे। और अब आप कुर्बानी के लिए तैयार वैसे भी हो जाएं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कर्ज की पीते थे मैं और जानते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। आईएमएफ के साथ मुआहदा हो गया और उसकी अब अपने पहली शक्ल जो है, उसका इफेक्ट जो है, आफ्टर इफेक्ट, वो आपने देख लिया कि रात गए डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई और नई अभी पता नहीं क्या क्या गैस और कीमतें और दूसरी जो है वो सारी चीजें बढ़ेंगी। सो प्लीज टाइटन योर सीट बेल्ट्स और देखते हैं कि क्या होता है। इन तमाम उम्र में गुफ्तगू करते हैं और बात करेंगे जनाब सलमान आबिद साहब से, जो कि लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक जी। वालेकुम सलाम इसरार साहब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और सुनने वालों को भी बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि सबसे बड़ी खबर तो इस वक्त तो यही है कि जिसके ऊपर 2 घंटे की तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जनाब मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और पूरा लाओ लश्कर लेके वो बैठे हुए थे और उसमें और क्वेश्चंस वगैरह भी, और सुना है कि कई क्वेश्चंस उन्होंने लेने भी नहीं दिए गए। तो ये जो आईएमएफ के साथ डील हुई है, ये कितनी बड़ी खबर है और अच्छी है या बुरी है? देखिए इसरार साहब, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो ये कहता रहा है कि जिस तरह की हमारी कमजोर मईशत है, वहां आईएमएफ के साथ मामलात को तय करना हमारे लिए नागुज़ीर था। यानी जी। इसके बगैर शायद हमारे लिए फिलहाल कोई चारा नहीं था। लेकिन क्योंकि हमने मईशत को हमेशा से जज्बाती नारों के साथ डील किया है, जिस वक्त इमरान खान साहब आईएमएफ के साथ मामला तय कर रहे थे, उस वक्त की अपोजिशन और आज की हुकूमत उस वक्त कह रही थी कि ये बहुत बड़ी मुल्क के साथ गद्दारी हुई है। और आज जिस वक्त हुकूमत ये काम कर रही है, तो शायद ये जज्बा हिब्बुल वतनी के तहत उन्होंने किया होगा। लेकिन चंद दिन पहले आपको याद है इसहाक डार साहब ने कहा था कि आईएमएफ हमारे खिलाफ एक आलमी साजिश में शरीक है, और जियो स्ट्रेटेजिक जो हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, बिल्कुल। उसमें आईएमएफ उसका हिस्सा है। और आईएमएफ हमें सियासी तौर पे और माशी तौर पे ब्लैकमेल कर रहा है। तो अब लगता है कि इस माहिदे के बाद वो हमारा दुश्मन भी नहीं रहा, और वो जो ब्लैकमेलिंग हमें की जा रही थी वो भी खत्म हो गई होगी, और बड़ा अच्छा रोमांस और बहुत अच्छा दोस्ताना मामला जो है वो रिजॉल्व हो गया होगा। लेकिन बात यह है कि देखिए, आईएमएफ हमारे मसले का मुकम्मल हल नहीं है। ये एक वक्ती तौर पर एक ऑक्सीजन तो होती है दुनिया की मईशत के लिए, और वक्ती तौर पे आपको उसका कुछ ना कुछ रिलीफ भी मिलता है। लेकिन असल मसला ये होता है कि आप आईएमएफ के मामलात से डील करते हुए कैसे अपने मुल्क की मईशत को बेहतर बनाते हैं, और जो आपकी मईशत के अंदर ग्रे एरिया है, और जो आपके यहाँ जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होनी चाहिए, एफबीआर में रिफॉर्म्स होनी चाहिए, जुडिशरी में रिफॉर्म्स होनी चाहिए, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और सबसे बढ़ के अपने गवर्नेंस के सेटअप में रिफॉर्म्स करनी है। अगर उसको किए बगैर हम समझते हैं कि अगर हमें सऊदी अरब से इमदाद मिल जाए, कतर से इमदाद मिल जाए, यूएई से इमदाद मिल जाए, चाइना से मिल जाए, अमेरिका या आईएमएफ से मिल जाए, तो हमारी मईशत का मसला हल हो जाएगा। ये अरेंजमेंट के तौर पे तो हल हो सकता है, लेकिन इसके नतीजे में कोई बड़ा रिलीफ पाकिस्तानी सोसाइटी को नहीं मिल सकता। और आप देखिए कि ये जो अभी माहिदा हुआ है, ये 9 माह का हुआ है, और ये 9 माह का जो माहिदा है, इसके नतीजे में जो अभी एक बहुत बड़ा रेला आना है महंगाई का, और जो मामलात आपने तय किए हैं। और कल तक इसहाक डार साहब कहते थे अब हम आईएमएफ के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे, लेकिन चंद दिन पहले आईएमएफ के कहने पे जो टैक्सेस अरबों रुपए के बढ़ाए गए हैं, और अब जो चीजें होंगी, वो जाहिर करता है कि इस वक्त का हुक्मरान तबका जो है, उसके सामने तरजीहात जो है वो आम आदमी का मसला नहीं है, बल्कि वो स्टेट की इकोनॉमिक अरेंजमेंट है जिसके तहत वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि ये 1 माह की हुकूमत रह गई है। अगस्त में जब ये हुकूमत खत्म होगी और अगला सेटअप आता है, निगरान सेटअप, वो कितना लंबा चलता है और कितना लंबा नहीं चलता, इलेक्शन करवाता है या नहीं करवाता, अब ये सारा बोझ जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा नई आने वाली निगरान हुकूमत के ऊपर। और इसका मतलब है कि हुकूमत तो अपनी जिम्मेदारी लेने से फिर कासिर होगी ना। मौजूदा हुकूमत तो निकल गई इस ट्रैक से, वो तो कहती हमने माहिदा कर लिया, यही हमारी बड़ी अचीवमेंट है। अब सवाल बिल्कुल। ये है कि क्या ये जो माहिदा हुआ है और जिन शराइत पे ये माहिदा हुआ है, क्या वो पब्लिक किया जाएगा? लोगों को बताया जाएगा कि हमने इमरान खान के मुकाबले में इन इन नुकात के ऊपर जो है ना माहिदा किया, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में आता है, स्टेट इंटरेस्ट में आता है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजें पब्लिक हो सकेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बातें आईएमएफ कहता रहा है
कि आप अपने अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, उसका क्या बनेगा? जो उन्होंने वो तो कहा कुछ भी कि नहीं हुई। आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल करें, उसका क्या बनेगा? और जो उन्होंने कहा कि आप अपने गवर्नेंस के सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाएं, अकाउंटेबिलिटी लाएं, करप्शन को एलिमिनेट करें, वो सवालात तो बदस्तूर हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन अब ढोल बजाने के लिए हुक्मरान तबका आ गया है और वो एक बड़ी शादियाने बजाएगा कि हमने आईएमएफ के साथ एक बड़ा तारीखी कारनामा अंजाम दे दिया है। लेकिन आप देखिएगा कि चंद दिन का ये शोर होगा और उसके बाद जब आवाम पे बिजली गिरेगी तो लोगों को अंदाजा होगा कि इस आईएमएफ के मायदे से भी हमारी जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं, उसका उसका मुमकिन उसका नहीं है। पहली पहली तो केस जो है वो रात को हमने देख ली ना, 12:30 बजे के जी बाद, जी जब जी उन्होंने जी, कहा जी कि बिल्कुल देखिए, अभी डीजल, बिजली की कीमतों अब में देखा ना इजाफा जो होना है, डीजल गैस है, की कीमतों में वही इजाफा होना सबसे है और बड़ी डीजल बात की है। हमें। जो सबसे बड़ी बात है कि डीजल जो है वो गरीब लोगों का फ्यूल है। आपको पता है रात सारी उसके ऊपर चलती है, बसें चलती हैं, ट्रैक्टर चलते हैं, सब कुछ चलता है। तो अगर सबसे पहले ही इन्होंने तोहफा गरीब को, और वो भी ईद वाले दिन दिया है, तो फिर आप जरा अंदाजा लगा रहे हैं कि आइंदा क्या आने वाला है। अब देखिए ना, अभी भी कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर की हुई है, उसमें भी ज्यादातर ब्लेम गेम है और सारा बोझ जो है वो उठा के इमरान खान की साबका हुकूमत पे डाला गया है। यानी खुद कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं और हम आगे कैसे चीजों को लेके चलेंगे। और जैसे मैंने कहा कि ये हुकूमत एक माह की है, इसलिए इसने तो अब जिम्मेदारी नहीं लेनी, ये तो जाएंगे कहेंगे जी निगरान हुकूमत ने ये सारा किया है और ये आने वाले लोगों के ऊपर एक बोझ पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूं कि इससे हमारी कोई इकोनॉमिक जो रिवाइवल है ना, वो नहीं होने वाला। ये सिर्फ हम्म, इकोनॉमिक अरेंजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें होंगी, लेकिन इससे कोई हाँ। बड़ी तब्दीली इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में मुतवक्का नहीं है। तो ये जो उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि जी कि स्टेट बैंक जो है वो इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदियां भी खत्म करे, और वो जाहिर है कि अगर वो इंपोर्ट्स पे खत्म करते हैं पाबंदियां, इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो फिर हमारा एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा। एक्सपोर्ट्स हमारी वैसे नहीं है, तो जो इंपोर्ट्स हैं वो ज्यादा चूंकि बढ़ेंगी तो फिर हमारे मसाइल क्रिएट होंगे। तो ये कहीं ना कहीं तो मतलब इस सिलसिले को रोकना पड़ेगा ना हमें। देखिए बात यह है किसाना साहब, पिछले दिनों एक कमेटी बनी है, एपिक्स कमेटी। उसमें आर्मी चीफ भी शामिल है, हाजिर सर्विस जर्नैल भी शामिल है, वजीर आजम भी शामिल है, चारों वज़रा आला भी शामिल है। अच्छा, अब मीडिया के अंदर क्या परसेप्शन आ रहा है कि जी आर्मी ने या फौज ने खुद ये जिम्मेदारी ले ली है। यानी ये हाँ, एक अजीबो गरीब मसला होगा कि फौज को अब इस सारे खेल के अंदर एंगेज किया जा रहा है। और ये मैं आपको बताऊं, ये पीएमएलएन की हुकूमत की भी एक कॉन्स्पायरेसी है कि ये सारा बोझ इकोनॉमिक का भी फौजी इंस्टीट्यूशन पे डाला जाए कि जी अब आर्मी चीफ इसकी क्यादत कर रहे हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर नाकामी होती है तो किसके ऊपर ये बोझ पड़ेगा, किस इंस्टीट्यूशन के ऊपर बोझ पड़ेगा? और ये इस तरह की जिम्मेदारी मिलिट्री इंस्टीट्यूशन को लेने की बजाय खुद ये बात करनी चाहिए कि हुकूमत किस चीज की दवा है, हुकूमत इसको लीड करे, हमारा ताउन हमें, हम आपके साथ होंगे। लेकिन असल में क्यादत जो है वो तो एग्जेक्टिव करेगा ना, चीफ एग्जेक्टिव करता है। तो ये भी सही एक बात। मसला है कि हम अभी भी इकोनॉमिक्स का जो रिवाइवल है वो मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के अंदर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ खुद मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के लिए भी सवालिया निशान होगा। क्योंकि जब हाँ, चीजें ठीक नहीं होगी तो लोग उनके ऊपर भी क्रिटिसाइज करेंगे, जनाब आप इस तरह की इकोनॉमिक काउंसिल में बैठे थे, आपने हमें हाँ, कहा था कि फला चीज हो जाएगी और फला चीज हो जाएगी, तो अब आप जिम्मेदारी शेयर करें और आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि फिर चीजें ठीक नहीं हुई है। सही बात है। और ये उनके लिए भी ज़ाहिर है कि हाउंड बैक करेगा उनको। अच्छा, ये जो लंदन में, और उसके बाद फिर हमने देखा कि लंदन प्लान के बाद अब दुबई प्लान शुरू हुआ था। दुबई में सारे लोग इकट्ठे हुए हुए थे, उसमें मीटिंग्स चल रही थी। तो उधर से कुछ बरामद हुआ है जी? कोई अच्छी खबर भी वहां से बरामद हुई है, या वैसे सिर्फ वहां पे निशस्तन दो गुस्तन दो बुरखास्तन के तहत बस वो आए बैठे गए और चले गए? ये दो दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी सियासत के बड़े प्लेयर जो पाकिस्तान में हुकूमत करना चाहते हैं, उनके लिए सियासी बैठक या लंदन में सजती है या दुबई में सजती है। हाँ, पाकिस्तान में बैठक नहीं सज सकती क्योंकि पाकिस्तान में आने से मुश्किलात बढ़ती हैं और यहाँ आकर जो है ना उसी वक्त आया जाता है जब सारे मामला तय हो जाएंगे और जब कुछ लो दो की बुनियाद पे इक्तदार का फार्मूला तय होगा तो हम आ जाएंगे। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि लंदन बैठक जो है जो दुबई तक पहुंची है, उसके पीछे बहुत से लोगों का यह ख्याल है कि शायद ये सारे फैसले जो है जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ ने मिलकर करने हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि ये जो सारे जो हामिद मीर ने जो बात की है ना, मैं उसकी तायीद करते हुए आपसे जुमला कह रहा हूं। उसने कहा कि हाँ, दुबई में जितने मर्जी सियासी फैसले कर लिए जाए, असल फैसले इस्लामाबाद और पिंडी में होने हैं। अच्छा, अब हाँ, मसला ये है कि ये अपने तरीके से एक मामलात को तय करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जरदारी साहब की कोशिश है
कि गौहर इजाज साहब के ऊपर इत्तेफाक हो जाए निगरान प्राइम मिनिस्टर के लिए, कोई मोहसिन बेग साहब का भी नाम ले रहा है। यानी आप अंदाजा लगाइए ना कि इस मुल्क की रियासत के साथ किस किस्म के मजाक हो रहे हैं और किस किस्म हामिद के मीर साहब का नाम भी आ नाम रहे आ हैं रहा है। निगरान प्राइम मिनिस्टर के लिए। हामिद मीर साहब का भी नाम आ रहा है। मैं कह रहा हूं और भी बहुत से नाम आएंगे। यानी आप अंदाजा लगाइए ना कि हम रियासत के अंदर फैसले कर रहे हैं और किस किस्म के फैसले कर रहे हैं, सबको पता है किसकी क्या पॉलिटिकल पोजीशन है। तो इसका मतलब है कि ये जितनी मर्जी बैठक लगा ले, नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो अभी भी स्टिल एक क्वेश्चनेबल है। मैं आपको बताऊं, वो इतना आसान नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। और अब ये जो जरदारी साहब है, ये असल में एक ही अपना एक मैच खेल रहे हैं, लेकिन डबल विकेट पे खेल रहे हैं। एक विकेट इनकी ये है कि जनाब ये एस्टैब्लिशमेंट की विकेट पे है, दूसरी विकेट इनकी ये है कि ये मुस्लिम लीग नून को ट्रैप करना चाहते हैं, और तीसरी विकेट ये है कि ये पीटीआई के साथ भी अपने एक नरम गोशा रखना चाहते हैं कि कल को अगर कोई इलेक्शन हो जाए और कोई कोलिशन गवर्नमेंट से बनने की बात आए तो हम पीटीआई के साथ भी कंफर्ट है। ये तीनों विकेट पे खेल रहे हैं। तो अब मसला ये है कि ये ट्रिपल विकेट की जो गेम है, इसके अंदर वो जरदारी साहब अपने कार्ड ज्यादा बेहतर खेल रहे हैं। लेकिन फिर मैं सवाल ये पूछता हूं कि आज के दिन भी ये सवाल मौजूद है कि क्या इलेक्शन होंगे। अच्छा, अब इलेक्शन होने की दो बातें सामने आई हैं। एक बात तो ये सामने आई है कि अगस्त में ये सेटअप खत्म हो जाएगा और जो नया सेटअप आएगा, अगर कुछ मामलात इलेक्शन से रिलेटेड उस वक्त तक तय हो गए तो फिर तो ये 90 डेज का सेटअप होगा और फिर उसके बाद नवंबर में जाके इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर चीजें तय नहीं होती और नताइज उस तरह से नहीं मिलते तो फिर उसके बाद ये तय होगा कि जनाब इसको लंबा कैसे किया जाए। अच्छा, अब तय क्या करना है? तय ये करना है या तो इमरान खान साहब पीटीआई की क़यादत से दस्तबरदार हो जाए और किसी एक पर अपनी शफकत का हाथ रख दे और वो आके पीटीआई मैदान के अंदर आके मुकाबला कर ले तो रियायत मिल सकती है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया है कि माइनस इमरान खान हम तैयार है पीटीआई को कबूल करने के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर इमरान खान साहब दस्तबरदार नहीं होते, जो आज तक के उनके रवैये से जाहिर हो रहा है कि वो किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करने के लिए तैयार, तो फिर यह तय हो रहा है कि पीटीआई को इलेक्शन में जाने से कैसे रोका जाए। यानी फिर पीटीआई के ऊपर इलेक्शन की पाबंदी होगी और वो आजादाना बुनियादों पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और अगर वो नहीं ले सकेंगे तो फिर वो दोनों बरादरान जो है, जरदारी बरादरान और अपना जरदारी साहब और शरीफ बरादरान और बिलावल उनका बेटा, ये मिलकर इलेक्शन लड़ लें और ये मिलकर इलेक्शन लड़ लें और फिर उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल आ रहा है। इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब का मशवरा ये है कि पीटीआई को इलेक्शन पॉलिटिक्स से बाहर ना निकाला जाए। अगर निकाला जाएगा तो उसकी इंप्लीकेशन ज्यादा है और वो ज्यादा इलेक्शन की लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करेगा। लेकिन अभी तक का जो मामला मैं आपको बता रहा हूं, कोई चीज तय नहीं हो पा रही कि इमरान खान साहब का रास्ता कैसे रोकना है। और एक मुस्लिम एक अभी पीटीआई के एक हब जो अपना मुनरिफ अरकान है, उनसे जब ये पूछा गया कि भाई आप बताइए, आप इलेक्शन लड़ेंगे अब अगली पार्टी के साथ, तो आपका क्या मुस्तकबिल है? उसने एक बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उसने कहा कि अगर इमरान खान मेरे ड्राइवर को भी पीटीआई का टिकट दे देगा तो मेरा ड्राइवर मुझे इलेक्शन हरा देगा। यानी अब इस वक्त की हालत ये है। अच्छा, मैं तो ये समझ रहा था ना जी, ये कल मेरे पास एक ब्यूरोक्रेट आए जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करते हैं, 17वें 18वें 19वें ग्रेड की अफसरान की ट्रेनिंग करते हैं और पिछले एक माह से उन्होंने 10 सेशन किए हैं जी अपना लाहौर में। तो वो मुझे बता रहे थे कि मैं बड़ा हैरान हुआ हूं कि मेरा परसेप्शन ये था कि ब्यूरोक्रेसी में इमरान खान की हमायत नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो कुछ इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है, ये जो यंग ब्यूरोक्रेट आ रहे हैं ना जी, ये कहते हैं जी इस वक्त तो सिस्टम से लड़ इमरान खान रहा है, हमें तो उसका साथ देना चाहिए। तो अब मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा इन्होंने बना लिया है और यही वजह है कि इलेक्शन के हवाले से डाउट्स जो है ना वो पैदा हो रहे हैं। अब आप ये बताइए ना, अगर ये बजट जो आईएमएफ के साथ मामला तय हुए हैं और आपके बकौल भी और मेरे बकौल भी नजला बड़ा अभी लोगों पे गिरना है, तो फिर इलेक्शन पॉलिटिक्स कैसे आगे लेके जाई जाए। और ये बात याद रखिए, अभी वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सरबरा आए हैं नौमौलूद, वो भी कह रहे थे कि जनाब हम इन दो जमातों का बोझ नहीं उठा सकते। यानी खास तौर पे मुझे लगता है कि जैसे पीएमएल-एन जो है वो सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर स्टेट के ऊपर लगी हुई है और ये जो कहा जा रहा है ना कि बड़ी आसानी से पीएमएल-एन जो है पंजाब में स्वीप कर सकती है, ग्राउंड रियलिटीज बड़ी डिफरेंट है। अगर आपने इलेक्शन करवाना है तो फिर नतीजा कुछ और होगा,
अगर आपने इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन करनी है तो फिर जिस किस्म का नतीजा निकाल लें। अच्छा, अब आप देखिए हमारे दोस्त शोएब अलाइज साहब जो है बड़े जहांदीदा साफी हैं, मैं तो उनका बड़ा काबिल एहतराम है मेरे लिए, और बड़े जबरदस्त किस्म के खबर रखते हैं। परसों मैं सुन रहा था उनको, उन्होंने कहा कि मकबूलियत और कबूलियत में फर्क होता है, यानी इमरान खान मकबूल जरूर है लेकिन अभी उनकी कबूलियत नहीं हो रही। अब ये बात तो उनकी बिल्कुल ठीक तज्जिया किया उन्होंने, यानी इमरान खान की पॉपुलैरिटी को भी तस्लीम कर रहे हैं लेकिन साथ साथ कह रहे हैं कि जो बाअसर हल्के हैं वहां इमरान खान साहब की कबूलियत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है कि फिर सारा काम स्क्रिप्ट के तहत होगा, क्योंकि स्क्रिप्ट आपने लिखा हुआ है कि जब आपने उनको कबूल नहीं करना, और मैंने आपको कहा है कि कई जहांदीदा जर्नलिस्ट जो है वो अपने टीवी प्रोग्रामों में कह चुके हैं कि जी इमरान खान साहब के ऊपर तो क्रॉस लगा दिया गया। अब ये क्रॉस किसने लगाया है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो अदम कबूलियत क्या किसके पास है वो भी आप जानते हैं। कौन कह रहा है कि इमरान खान साहब के हाथ पैर बांध के होंठ सी के उनको इलेक्शन कैंपेन में उतारना है, नहीं उतारना? तो मेरा सवाल गिरफ्तार भी है, किया जा सकता है, गिरफ्तार भी किया जा सकता है, घर में नजरबंद भी किया जा सकता है। उनके जो कैंडिडेट हैं, यानी अब आप अंदाजा लगाइए 9 मई के वाकये के बाद आज 1 जुलाई है और आज लोगों को ख्याल आ रहा है कि 9 मई के वाकये की मजम्मत करनी और पार्टी छोड़नी है। यानी स्टिल लोगों को दबाव डाला जा रहा है कि आप उनकी पार्टी टिकट वापस कर दें, आप उस पार्टी से अपने आप को लाताल्लुक कर ले तो आप विड्रॉ हो जाएंगे। अभी आपने देखा वो जो आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी एक सवाल किया गया कि जनाब ये बताइए कि आप कहते हैं कि 9 मई के वाकयात पे कोई समझौता नहीं होगा लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनके साथ सलूक कुछ और हो रहा है। उसका जवाब तो उन्होंने कोई नहीं दिया। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में, जो मैंने पहले भी आपको कहा था कि डेमोक्रेटिक स्पेस श्रिंक हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस श्रिंक हो गई है, लेजिस्लेटिव स्पेस श्रिंक हो गई है और ह्यूमन राइट्स की स्पेस श्रिंक हो गई है। अब जिस तरह से इस निजाम को चलाने की कोशिश की जा रही है, इससे जमहूरियत का सवाल बहुत पीछे रह गया है, इससे कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल बहुत पीछे रह गया है। अब आप मुझे बताइए ना, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, जो कुछ अदालतें कर रही हैं, यानी वो आपने उनका वो जो इंडिया के एक जज हैं उनका वो स्टेटमेंट सुन लिया है ना, उन्होंने कहा है कि जनाब आप ऐसा करें कि बकायदा अदालतों को ताला लगा दें। ये आपने क्यों मफाहमत का एजेंडा अपने सर पे उठा लिया कि जी हम एक दरमियानी रास्ता निकालना चाहते हैं? आप एक बकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में फैसला करें जो फैसला बनता है, लेकिन अगर आप जो है एक मफाहमत कराने के लिए, दरमियानी रास्ता निकालने के लिए एक दबाव के अंदर बैठ के फैसले करने की कोशिश करेंगे पंचायत खोल लेना, तो फिर पंचायत खोलने क्या अहमियत रह जाएगी? अब आप अंदाजा लगाइए 14 मई का वाकया हो, 14 मई का वाकया हो, वो प्रोसीजर एक्ट वाला मामला हो, अभी ये जो फौजी अदालतों वाला मामला हो, यानी हम बकायदा वो जिसे रिक्वेस्ट नहीं होती कि जी हमें उम्मीद, हम ईद के बाद आएंगे और हमें उम्मीद है कि गिरफ्तार शुदगान के साथ कोई गलत सलूक नहीं होगा। तो भाई उम्मीद क्या, आपको ऑर्डर करना है, आपने ऑर्डर करना, आप ऑर्डर करें कि जी चीजें लीगल है या इलीगल है। तो अब इस वक्त अदालतों के ऊपर भी दबाव है, मीडिया का दबाव आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि इस वक्त मीडिया की कहानी क्या है। हमारे दोस्त अब बुजुर्ग जो है हारून रशीद साहब का प्रोग्राम भी बंद हुआ है, आपको पता है, और मेरी जब उनसे मुलाकात हुई थी तो मुझे मालूम था कि उनपे कितना दबाव था, यानी इदारे के ऊपर कि उनका प्रोग्राम बंद किया जाए। तो ये जो हम प्रोग्राम बंद कर रहे हैं, डिफरेंट जो मुतबादल वॉइसेस है, जो प्रो इमरान खान वॉइसेस हैं, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। वो अदनान आदिल साहब और हारून रशीद साहब बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन क्या नतीजा निकला कि जनाब ये हमें सूट नहीं है। अब इस वक्त इमरान रियाज अभी तक देखे ना, इमरान रियाज अभी तक नहीं आया, इमरान रियाज को देख लें, और जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इस वक्त अंदर काम कर रहे हैं उन पे जिस किस्म का दबाव का सामना है, यानी आप अंदाजा लगाइए ना, हम इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, हम इमरान खान के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते, हम उनकी जमात की हमायत करना चाहें तो उस पे बेशुमार इतराजात हैं मालकान के, क्योंकि मालकान के कारोबारी मफादात उनके साथ जुड़े हुए हैं ना सर। तो इसलिए अब वो ये वो वाला मीडिया नहीं है 70-80 की दिहाई वाला जहां कोई नजरियाती और फिक्री लड़ाइयां थी। यहाँ तो अब बिजनेस एम्पायर्स हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उसी फ्रेमवर्क में सबको काम कर रहा है। तो अब आप देख लीजिए, अब आप इस पूरे खेल में सिविल सोसाइटी का कहीं नाम आप देख रहे हैं, कोई सिविल सोसाइटी आपको नजर आ रही है? अच्छा, फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट आई है एचआरसीपी की, जिसको मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया था आपके प्रोग्राम में, उसके बाद वो भी ठंडे हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद देखें, ये जो लतीफ खोसा साहब है, इनके ऊपर जो कत्ल का मुलजिम जब सामने आता है तो किस किस्म का भोंडे तरीके से कहा जाता है कि जुबैर नियाजी साहब ने ये कत्ल करवाने की कोशिश की। वो पीटीआई के एक रहनुमा है लाहौर के। अच्छा,
मतलब हैरानगी की बात यह है कि बिला वजह पीटीआई को और लतीफ खोसा साहब को लड़वाया जाए, बिला वजह सियासी इंतकाम की उसमें से स्मेल आए। और जो सवाल उठाया जा रहा है, मैंने तो आपके सामने कहा कि जी आर्मी ने बड़ा अच्छा किया, अपनी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की है, लेकिन ये जो सिविलियन इंस्टीट्यूशन है इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? आईजी साहब से कौन पूछेगा कि 9 मई के वाकयात में आप और आपकी टीम कहां थी, चीफ सेक्रेटरी साहब कहां थे, आईजी डीआईजी साहब कहां थे? ये सवालात तो अपनी जगह मौजूद है ना। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, सोने पे सुहागा इमरान खान साहब ने अपने खिताब में कहा जी कि ये तो 9 मई के वाकयात में अगर मैं मुलव्वस हूं, ये तो मैंने बड़ी गद्दारी की है इस मुल्क के साथ, और जो गद्दार है उसको तो किसी सूरत में रियायत नहीं मिलनी चाहिए। तो अब ऐसा करें, एक ओपन ट्रायल कर लें, और उस ओपन ट्रायल के नतीजे में मैं भी सबूत ले आता हूं, आप भी ले आए, टीवी पे दिखाएं, और लोगों को पता चले कि गद्दारी मैंने की है या किसी ने मेरे खिलाफ की है। अब उसके बाद खामोशी छा गई है, ठीक है ना। अब उसके बाद वो कहते हैं नहीं जी ये कैसे मुमकिन है जी ओपन ट्रायल हो। तो मैं कहना ये चाहता हूं, इस वक्त हमारा इकोनॉमिक्स का मसला हो, हमारी पॉलिटिक्स का मसला हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मसला हो, हमारे सिक्योरिटी इश्यूज के हो, और हमारे आम आदमी के मामलात हो, इन सब जगह पे मुख्तलिफ नोयत के सवालिया निशान है। अभी आप देखिए, हम ये रोना रो रहे हैं कि जी अमेरिका ने और इंडिया ने बैठ के पाकिस्तान को बैशिंग की है। अच्छा, वो जो बिलावल भुट्टो साहब अरबों रुपए लगा चुके 1.25 साल के दौरे के ऊपर अपने बतौर वजीर खारजा, उसका नतीजा तो ये निकला है ना, जो भी बाइडन का और मोदी का स्टेटमेंट आया है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, आपने कहीं प्राइम मिनिस्टर की कोई स्टेटमेंट सुनी है इसके खिलाफ? आपने कहीं बिलावल भुट्टो साहब की कोई स्टेटमेंट सुनी है इसके खिलाफ? आपने कहीं फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट सुनी है इनके खिलाफ? आपको अगर स्टेटमेंट पॉलिटिशियन में नजर आई है तो इमरान खान साहब की नजर आई है या सिराजुल हक साहब की नजर आई है। अब सवाल यह है कि हमारी इस खारजा पॉलिसी में, हमारी इलाकाई पॉलिसी में, हमारी इकोनॉमिक पॉलिटिकल पॉलिसियों में जो इस वक्त डॉट्स हैं या जो ग्रे एरिया है, हम इस वक्त उनको डील करने के लिए कुछ नहीं कर। हम क्या कर रहे हैं, हमारे दिमाग पे इस वक्त एक इंतकाम छाया हुआ है, बदला छाया हुआ है, गुस्सा छाया हुआ है, किसी के साथ किसी को मैदान में ना उतारने की जिद छाई हुई है, किसी को मैदान में लाने की जिद छाई हुई है। ऐसे में कहां चीजें लेके आएंगे? अच्छा, अब हमारे कुछ दोस्त हैं जर्नलिस्ट, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जब वो मुझे मिलते हैं, अब वो बड़े प्रो शहबाज शरीफ हैं और प्रो मुस्लिम लीग है, उन्होंने कहा जी ये बात तो तय हो चुकी है कि अब शहबाज शरीफ नेक्स्ट वजीर आजम होंगे और उन्हीं की मदद से निजाम चलाया जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये तो फिर इमरान खान की तरह स्क्रिप्टेड हुकूमत नहीं होगी, ये तो तयशुदा हुकूमत नहीं होगी जिसका नतीजा अभी आप मुझे बता रहे हैं। तो कहने लगे जी पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। तो मैंने कहा जब ऐसे ही होता है तो फिर इमरान खान की दौर में जब ऐसा हुआ था तो आपको बड़ी तकलीफ हुई थी, तो आपने कहा था कि वो सारी चीजें हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, हमारे कुछ लिबरल दोस्त भी इमरान खान दुश्मनी में इतने आगे जा चुके हैं कि अब उनको लगता है कि जनाब ये सब कुछ ठीक हो रहा है, इमरान खान का खात्मा बहुत जरूरी है। उनको अच्छा, तो कर लें इमरान खान का खात्मा, इमरान खान का खात्मा भी कर लें, कोई मसला नहीं है। भट्टो साहब भी चले गए, बेनजीर भी चली गई, ये भी चले जाएंगे, लेकिन इससे हम पाकिस्तान की रियासत की डायरेक्शन क्या तय कर रहे हैं? क्या तय कर रहे हैं और क्या तय कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर सियासत को, जमहूरियत को, कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को और आम आदमी के मफादात की जो सियासत है, इनको पसे पुश डालकर इसी तरह का एडवेंचरिज्म खेलना है, इसी तरह की मुहिम जोई खेलनी है, इसी तरह के तजर्बा गाह के तौर पर इस मुल्क को चलाना है। कभी किसको किसकी हमायत में और कभी किसी की मुखालफत में जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है। तो मैं तो बड़ा इसे कहता हूँ ना कि एक इस वक्त हम एक ऐसी टर्निंग पॉइंट पे आके खड़े हो गए हैं कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जिसको इख्तियार करके आप अपनी चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, और एक रास्ता वही है जो आप चले आ रहे हैं और इसी तजर्बागाह की बुनियाद पे चलते रहें और नए नए तजर्बे करके अगर आप समझते हैं कि इससे मुल्क की मईशत को बड़ा फायदा हो जाएगा, सियासत को फायदा हो जाएगा, जमहूरियत को फायदा हो जाएगा, होगा कोई नहीं। क्योंकि ये जो रद्द-ए-अमल पैदा हो रहा है ना जी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, खामोश रद्द-ए-अमल है, लोग इजहार नहीं कर रहे, लोग सड़कों पे नहीं आ रहे, लेकिन आप किसी भी महफिल में चले जाएं और किसी भी जगह पर बैठ के बात कर लें, लोगों के अंदर एक डर भी है, खौफ भी है और गुस्सा भी है कि ये सब कुछ चीजें क्या हो रही हैं। तो अब बस ये जिन लोगों के हाथों में फैसला है ना जी, उन्होंने तय करना है किसाना साहब कि इस मुल्क को कैसे लेके चलना। नहीं, लेकिन उनको देखिए जो हमें नजर आ रहा है वो तो यही नजर आ रहा है कि एक तो धौंस नजर आ रही है, दूसरा जो धांधली हुआ करती थी वही मुझे लगता है कि अब अगले इलेक्शन में भी हम देखेंगे। और अगर उस इलेक्शन में पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है
तो मैं चाहूंगा कि आखिर में सिर्फ ये बताएं कि वो फिर क्या इलेक्शन होगा, उसकी क्या रेलेवेंस होगी, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, और फिर ये इंटरनेशनल लेवल पे भी ये अपना ड्रम बीट कर लेंगे जी कि ठीक है ये तो जनाब हमने इलेक्शन करवा दिए हैं और ये जनाब बड़े फेयर एंड फ्री हुए हैं, कोई मसला ही नहीं हुआ। तो वो फिर एक्चुअली उनकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, जहाँ पे इमरान भी नहीं होंगे, देखिए, पीटीआई भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी। मेरा जाती ख्याल ये है कि इंटरनेशनल दुनिया इलेक्शन से पहले हुकूमत पे और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डालेगी कि ऐसा इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा जिसमें आप इमरान खान को बाहर निकाल के इलेक्शन करवाएंगे। आपको Do you उनको really अंदर think लाने so? का कोई क्योंकि मुझे तो रास्ता नहीं लगता। नहीं। मैं कह रहा हूं ये, अगर आपने इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करना है तो ये चीजें होंगी, मैं आपको बताऊं। और ये पाकिस्तान के अंदर से भी लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान को बाहर ना निकाला जाए, जैसे मैंने आपको आसिफ अली जरदारी साहब की मिसाल दी है। इसी तरह से और भी बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि जनाब अगर आगे बढ़ना है तो आपको पीटीआई को इंगेज करना पड़ेगा। अच्छा, अब उन्होंने पीटीआई को इंगेज करने का तरीका ये निकाला है कि जी माइनस इमरान खान, तो हम उनको इंगेज कर लेते हैं। ये ऐसे होता नहीं है। यानी बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि देखे ना जी, स्टैब्लिशमेंट इमरान खान से सुलह करना चाहती है तो इमरान खान सुलह कर लें। तो मैं उनसे पूछता हूं कि सुलह क्या है, उन्होंने कहा जी माइनस इमरान खान। तो मैंने कहा ये सुलह थोड़ी हुई है, ये तो आप सुलह हाथ तो पैर नहीं। बांध के किसी को कह रहे हैं कि दोस्ती कर ले, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो मुझे लगता ये है, मैं जाती तौर पर ये समझता हूं, अगर इमरान खान की पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए लेकिन उनको आजादाना माहौल नहीं मिलता और डर और खौफ के अंदर रख के इलेक्शन लड़ाया जाता है तब भी, और अगर वो इलेक्शन से बाहर रहते हैं तब भी, दोनों सूरतों में आप पाकिस्तान के फ्यूचर के पॉलिटिकल स्टेक के ऊपर कई तरह के क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। और ये महाजराई, ये टकराव वाला जो माहौल है ये खत्म नहीं होगा, ये आपका पीछा करेगा। क्योंकि जिस तरह स्टेबिलिटी की नहीं आएगी। बुनियाद के ऊपर आप निजाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो निजाम ज्यादा पायदार तरीके से चल नहीं सकेगा। तो अब ये फैसला तो उन्होंने करना है कि जनाब हम कैसे इस निजाम की क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करें। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि हमने अब अपनी तवज्जो का मरकज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ बनाना है, तो फिर अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के जो मामलात है पहले उनको दुरुस्त करें, उनकी डायरेक्शन दुरुस्त करें, उनको कोई सिमत दे और उसी की बुनियाद पे आगे बढ़ाएंगे। देखिए ना, अभी आप देखिए, ये ईद का मौका था, कोई हजारों कारकुन इस वक्त जेलों के अंदर है, ठीक है। अब इसमें कम उम्र के बच्चे भी हैं, 18 साल से कम उम्र के लोग भी हैं, खवातीन भी इसमें बहुत थी। अब अली मोहम्मद खान को, यानी ये भी मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि अदालतों से बार बार रिलीफ मिलने के बाद रात गए नया मुकदमा तैयार होता है और उस नए मुकदमे में उनको रिहा करने से पहले उनको अंदर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। परवेज इलाही साहब की मिसाल आपके सामने है, अली मोहम्मद खान की मिसाल आपके सामने है, वो जो अफरीदी साहब की मिसाल आपके सामने है, इजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा की अहलिया को भी आपने गिरफ्तार कर लिया। तो मेरा मतलब है, अगर इस तरह के इन्वायरमेंट से हम कोई आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आगे बढ़ने का रास्ता तो नहीं है। ये कोई जिसे कहते हैं कि इससे हम कोई नतीजा निकालना चाहते हैं, इससे तो बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है एक पार्टी के लिए पाकिस्तान में फिलहाल अब कोई जगह नहीं है। यही पार्टी के लोग अपना नया बंदोबस्त करें, नया अरेंजमेंट करें, हम इनको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। इमरान खान की क़यादत, इमरान खान की पीटीआई, इमरान खान का इलेक्शन में हिस्सा लेना शायद इस वक्त लगता ऐसा है जैसे उसके ऊपर वो जो सवाल शुएब राय साहब ने उठाया है कि मकबूलियत अपनी जगह, अदम कबूलियत जो है, वो कबूलियत का जो मसला है उस पर अभी भी वो कहते हैं कि सवालिया निशान है। और ये कौन लोग कह रहे हैं जो बाखबर लोग हैं, इसका मतलब है कि अंदर से कुछ इस तरह की चीजें हैं जो चीजों को लेके खराब कर रही हैं। चलें, इंशाल्लाह इस पे हम गुफ्तगू जारी रखेंगे और आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई, सी यू वेरी सून इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।